नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर संसद भवन पर ध्वजारोहण होगा। 17 सितंबर को संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण। संसद के विशेष सत्र के एक दिन पहले ध्वजारोहण होगा। पीएम मोदी, ओम बिरला, जगदीप धनखड़ मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीएम मोदी के जन्मदिन पर संसद भवन पर ध्वजारोहण। 17 सितंबर को संसद भवन में ध्वजारोहण होगा। आपको ये याद होगा कि 18 सितंबर को संसद का विशेष सत्र आयोजित किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले 17 तारीख को संसद भवन के गज द्वार पर ध्वजारोहण। G20 के सफल आयोजन पर पीएम मोदी को बधाई देने का काम तमाम नेता करने वाले हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आज बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी का भव्य स्वागत होगा। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में होगा पीएम का भव्य स्वागत। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्यतम स्वागत होने वाला है। G20 के सफल आयोजन के बाद बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन करने वाली है। तो वहीं सियासत से जुड़ी एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी अहम बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, शाह और नड्डा बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर रहेगा मीटिंग का फोकस। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम को 5 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। इस बैठक में पीएम मोदी, शाह और नड्डा सहित कई अन्य वरिष्ठ सदस्य होंगे। सूत्रों की माने तो बीती शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों को लेकर बैठक हुई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि आज की बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के नामों का जिक्र हो सकता है। हालांकि आपको ये बता दें कि पिछले महीने जो सीईसी यानी कि सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद एमपी के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 नामों का ऐलान हो गया था। इसी वजह से चर्चा बेहद खास है कि आखिरकार बीजेपी के फोकस में इन राज्यों में क्या उम्मीदवारों के ऐलान को भी शामिल किया गया है या फिर सिर्फ मंथन होगा। अब आप अगर बीजेपी की कार्यशैली को समझेंगे इन विधानसभा चुनावों में, जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, उसमें आपको समझ में आएगा कि बीजेपी ने इस बार अपनी कार्यशैली में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। ऐसी सीटें जहां पर कई सालों से बीजेपी प्रयास कर रही है, दशकों से प्रयास कर रही है, वहां पर कमल नहीं खिला पाई है, वहां पर उम्मीदवारों का ऐलान इस बार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के पहले किया गया है। इसीलिए माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के 2 संभाग जिनको जीरो लैंड बीजेपी कह रही है, जीरो लैंड जहां पर बीजेपी का कमल कभी नहीं खिला, नक्सली क्षेत्र, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो या डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, दोनों के ही क्षेत्र में एक अच्छी आमद, अच्छी मौजूदगी दर्ज कराने की फिराक में बीजेपी नजर आती है। पीएम मोदी, शाह और नड्डा सहित वरिष्ठ सदस्य इसमें शामिल होंगे। बीती शाम शाह के आवास पर भी बैठक हुई थी, ये सूत्रों के हवाले से खबर है हालांकि, और कहा जा रहा है कि शाह के आवास पर जो ये बैठक हुई थी इसमें छत्तीसगढ़ के चुनावों का जिक्र हुआ था। अब आज शाम को जो बैठक होगी, इस बैठक में फोकस हालांकि चुनावी राज्य रहने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर दीपक चौबे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हमारे साथ में। दीपक, मुलाकात होगी, क्या बात होगी? क्योंकि देखिए कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि कल शाह के आवास पर भी मीटिंग हुई थी।
दीपक, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल पूजा, और देखिए अगर जी बोलें। जी बिल्कुल पूजा, और देखिए रात को करीब बात की जाए तो 11:30 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर छत्तीसगढ़ कोर ग्रुप की बैठक चली। उसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, डॉक्टर रमन सिंह, ओम माथुर, ये सब लोग जो बीजेपी कोर ग्रुप के हैं वो सारे लोग मौजूद थे। और देखिए आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह और पार्लियामेंट बोर्ड के जितने भी मेंबर होंगे वो आज मौजूद रहेंगे। और करीब बात की जाए तो 6:30 बजे के आसपास ये बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी पूजा, और उसके बाद फिर इन नामों पर चर्चा होगी। हालांकि अगर बात की जाए और आपसे समझना चाहूंगी, इन विधानसभा चुनावों में दीपक, बीजेपी की जो कार्यशैली है वो बहुत बदली हुई नजर आती है। बीजेपी का फोकस इस बार उन सीटों पर है जहां कमल कभी नहीं खिला, और ये चाहते हैं कि उम्मीदवार इस बार पहले से प्रिपरेशन करें ऐसी सीटों पर कमल खिलाने के लिए। जी बिल्कुल, और देखिए इससे पहले अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में 9 उम्मीदवार और मध्य प्रदेश में 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है बीजेपी। हालांकि वो सी और डी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सी और डी या तो वो सीटें होती हैं जहां पर बीजेपी कभी हारी नहीं है, या फिर पिछली बार वो बीजेपी कम मार्जिन से हार गई थी। उन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। और जब ये आज बैठक होगी तो इसके बाद देखना होगा कि और कौन कौन से सीटें हैं जिस पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। हालांकि आज जब चर्चा होगी तो देखना होगा कि और ए कैटेगरी की सीटों को लेकर चर्चा हो रही है कि नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ पार्टी का फोकस जो है वो सी और डी पे है, जो हारी हुई सीटें हैं या फिर पिछली बार कम मार्जिन से हारी गई थी। तो इस बार फोकस है कि जो बिल्कुल ही बीजेपी के पास सीटें नहीं है उसको किस तरीके से जीतना है और किस तरीके से उसको हासिल करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए लगातार केंद्र नेतृत्व जो है वो राज्यों का दौरा कर रहा है। खुद गृह मंत्री अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग वहाँ जा रहे हैं और लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं। चाहे वहाँ के अगर बात की जाए तो पन्ना प्रमुखों से भी फीडबैक ले रहे हैं, जिला अध्यक्षों से भी फीडबैक ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल मेरा आखिरी में एक सवाल रहेगा, उसका जवाब बहुत ब्रीफ में दीजिएगा। देखिए मैं समझना चाहती हूँ, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी का फोकस जीरो लैंड पर है। जीरो लैंड वो जहां पर कभी भी कमल नहीं खिला, आज तक नहीं खिला, और जो कि कांग्रेस का मजबूत गढ़ है। तो क्या ये मान लिया जाए कि बीजेपी की कोशिश है कि कमल उन क्षेत्रों में भी, या फिर आमद तो कम से कम दर्ज कराई जाए जहां पर कांग्रेस का मजबूत किला है? देखिए पूजा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां बीजेपी अगर कभी नहीं जीतती है वहाँ पर वो पूरी ईमानदारी के साथ और जोश के साथ लड़ती है और कहीं ना कहीं कमल खिलाने की पूरी कोशिश करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप लड़ोगे नहीं तो जीतोगे नहीं। खुद गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम वो कमज़ोर सीटें जो हैं उस पर हम अपने अच्छे उम्मीदवारों को लड़ाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल के खिलाफ उनके भाई को खड़ा कर दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कि उन सीटों पर, और देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, आपने अगर देखा होगा कि किस तरीके से अमेठी बीजेपी ने फतेह किया। हालांकि एक बार चुनाव स्मृति ईरानी लड़ी, उसके बाद हार गई, पर लगातार वहां पर जो कैंडिडेट है वो मौजूद रहे। इसी को लेकर छत्तीसगढ़ में भी यही रणनीति अपनाई जा रही है कि जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती है वहां पर अभी से ही घोषणा कर दी जाए कि जो अंदरूनी कला है या फिर जो अगर बात की जाए जो क्षेत्र वाइज है उसको किस तरीके से समझा जाए। जो अंदरूनी कला है अगर उसको हम खत्म कर लेते हैं तो कैसे हम और सियासत दोनों बैठाने की कोशिश है। बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। INDIA गठबंधन की समन्वय कमेटी की बैठक होने वाली है। ये बैठक बेहद खास बैठक आज दिल्ली में शरद पवार के आवास पर होगी। सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर विस्तार से मंथन होगा, चर्चा होगी। विपक्षी इंडिया गठबंधन की 14 सदस्यीय समन्वय समिति की पहली बैठक है आज दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर यह बैठक होगी। इसमें सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। देखिए, जब से नीतीश कुमार की पार्टी से बयान सामने आया है उसके बाद समन्वय समिति की जो जिम्मेदारी है वो ज्यादा ही बढ़ जाती है। संतुलन बनाए रखना, समन्वय बनाए रखना, यही समन्वय समिति की जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो एजेंडा होगा उस पर बातचीत की जाएगी, उस पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और हमने पहले भी कहा है कि भाई जो भी होगा, विपक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज़्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति जो होगी उसकी भावना ज़्यादा होगी। तो इंडिया के बराबर नीतीश जी का आप छोटा कद के आदमी का समझते हैं कि छोटा में जाएंगे या बड़ा में नहीं जाएंगे। नीतीश जी को तो सब कमेटी में रहना चाहिए। वो प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे, पैर उचका उचका के चल रहे थे और उनको इस तरह इंडिया ने भारत में भेज दिया, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इनके लिए तो बहुत बड़ा झटका है। कुछ नहीं, बैठक क्या होगा, क्या कर लेंगे बैठक करके, क्या बैठक करेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना अपना पारिवारिक बात करावेंगे, कोई मीट बनाने की बात करेगा, कोई मछली बनाने की बात करेगा, बात खत्म हो जाएगी। इंडिया गठबंधन का जो भी बैठक हुआ है सफलता की ओर आगे बढ़ा है। सबकी एक ही आकांक्षा है कि देश भय के वातावरण से निकले, लोकतांत्रिक मूल्य जहां हरास होता दिख रहा है, जन सरोकार के सवाल जो भी कोई विपक्ष उठाता है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात होती है। तो इससे देश को मुक्ति चाहिए। अब बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं, महंगाई मुद्दा है कि नहीं, किसान का सवाल है जो मुद्दा है कि नहीं, सीमा अगर असुरक्षित महसूस कर रहा है, स्केच जारी चीन बार बार कर रहा है, उस पर अगर सवाल होता है तो सत्ता पक्ष को मिर्ची लगती है। तो बैठ करके बात करनी चाहिए सब पॉलिटिकल पार्टियों से, देश के प्रधानमंत्री जी को। लेकिन ये तो अपनी मन की बात करते, एक व्यक्ति बोलते हैं, बाकी सब सुनने वाला है भाजपा के अंदर में। तो एक बात जान लीजिए, इंडिया गठबंधन का उद्देश्य देश हित में, क्योंकि हर इंडियन की जो सवाल है वो मुंह बाए खड़ा है, इसलिए इंडिया इसको लेकर के आगे बढ़ा है। तो कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में जो चीजें सामने विचार के लिए आएगा उस पर विचार करेंगे और मूर्त रूप दी जाएगी। से होगा मंथन, जनसभाओं पर भी चर्चा होने वाली है। देखिए, सीट शेयरिंग और संतुलन बनाना ये बड़ी जिम्मेदारी होगी इस मीटिंग के दौरान, क्योंकि जिस तरीके के अनियंत्रित बयान सामने आ रहे हैं अलग अलग दलों की तरफ से, उन बयानों को नियंत्रित करना, उस पर समन्वय बनाना बड़ा टास्क है, समन्वय समिति के लिए भी और तमाम दलों के वरिष्ठों के लिए भी। गठबंधन बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस गठबंधन का सफल हो जाना बड़ी बात है, जिसकी संभावनाएं फिलहाल डामाडोल नजर आती हैं। INDIA गठबंधन की समन्वय समिति की पहली बैठक, और इसी के साथ जो दारोमदार है वो बढ़ गया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संवाददाता सहयोगी हमारे साथ गौरव मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, देखिए, जिस तरीके से INDIA गठबंधन का जब आगाज हुआ उसी के साथ बीजेपी हमलावर नजर आ रही थी, अब तो बयान भी तितर बितर नजर आ रहे हैं, और ऐसे में समन्वय समिति की पहली बैठक, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस बैठक में। गौरव, आप देखिए पूजा, आज ये समन्वय समिति की जो पहली बैठक है, और इस बैठक का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि अब तक जिस तरीके से जो पार्टी की तरफ से, खास करके INDI गठबंधन की तरफ से जो बयान निकले हों, उन बयानों से कितना ज़्यादा परेशानी हुआ है, ये बात INDIA गठबंधन के सभी नेता जानते हैं। लेकिन उसके बाद से समन्वय समिति की जो ये बैठक होनी है, आज राजधानी दिल्ली में इस बैठक को किया जाएगा, और ये बैठक 2024 की रणनीति को लेकर के की जा रही है। अब तक की जो बैठकें हुई, चाहे वो बेंगलोर में बात करें, मुंबई में बात करें, उन बैठकों का उद्देश्य ये था शक्ति प्रदर्शन करना। विपक्ष ये चाहता था कि किस तरीके से अपने सभी लोगों को, सभी पार्टियों को एक साथ मंच पर लेकर के एक शक्ति प्रदर्शन किया जाए, तो उन बैठकों का उद्देश्य शक्ति प्रदर्शन से था। लेकिन आज जो ये समन्वय समिति की बैठक होगी INDIA की, वो इसलिए की जा रही है ताकि जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं 2024 में, उसके ठीक पहले सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो सके। इसके अलावा
अलावा रैलियों को कहां कहां करना है, किन हिस्सों में सबसे ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत है, कहां पर किस पार्टी से जुड़े उन चेहरों को इस्तेमाल करना है जिससे भारतीय जनता पार्टी को डाउन किया जा सके, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी। बैठक शाम 4 बजे एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार उनके दिल्ली आवास पर किया जाएगा और उस बैठक से ठीक पहले जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह ने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी की अगर बात करें, ईडी के साथ उनकी पूछताछ है, उनको सम्मन किया गया है, इसलिए वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन समिति है उसमें 13-14 लोग जिनके नाम है, उसमें अगर आम आदमी पार्टी से बात करें राघव चड्ढा शामिल होंगे और उन्होंने इंडिकेट किया है, आज टाइम्स ऑफ इंडिया को एक उन्होंने इंटरव्यू भी दिया था, उसमें इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया था कि इस बैठक में सबसे पहला एजेंडा यही होगा कि जहां जहां जो उम्मीदवारों को उतारना है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये तय किया जाएगा कि बीजेपी के उम्मीदवार के सामने गठबंधन का कौन सा प्रत्याशी है जिसको खड़ा किया जाए, जिसका इंपैक्ट पड़ेगा। ऐसे तमाम मुद्दे होंगे आज इस बैठक में। गौरव, एक सवाल मेरा, देखिए अभी हम यहाँ पर तेजस्वी यादव को सुन रहे थे, वो साफ तौर पर कहते नजर आए थे कि जो भी प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा वो निष्पक्ष छवि वाला होगा और मौजूदा प्रधानमंत्री से प्रबल दावेदार होगा जिसकी छवि बेहतर होगी। क्या ललन सिंह दरकिनार हो गए हैं या यूं कहें कि उन्होंने किनारा कर लिया है इस मीटिंग से? क्या ये माना जाए कि समन्वय समिति की पहली बैठक में ही समन्वय डामाडोल नजर आ रहा है? और अगर समन्वय डामाडोल है तो बड़ी मुश्किल है जो है राह पनघट की। पूजा, देखिए ये अगर देखें खास करके जब ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों की बैठक होती है, हम किसी भी अलायंस की बात करें तो शुरुआती तौर पे तमाम ऐसे बड़े चेहरे अगर बैठक से नदारत नजर आते हैं तो इस तरीके के कयास जरूर लगाए जाते हैं कि क्या सब कुछ पार्टी के अंदर यानी विपक्ष खेमे के अंदर INDIA गठबंधन के अंदर क्या सब कुछ सही नहीं चल रहा है। सुबह से इस तरीके की अटकलें लगातार हैं कि आखिर इस तरीके से दो चेहरे, अभिषेक बनर्जी की भी बात करें, लल्लन सिंह की भी बात करें, तो ये किस लिए गायब हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चेहरे हैं और अब तक की बैठकों में इनका बड़ा एक चेहरे के रूप में निकल के सामने आए हैं। लेकिन इन बैठकों के बाद एक रणनीति जरूर ये तय की जाएगी कि आज शाम 4 बजे कितने लोग दिल्ली में पहुंचते हैं। फिलहाल ये देखना होगा और उन लोगों में जिनके नाम हैं क्या वो सभी लोग राजधानी दिल्ली में इस समन्वय समिति की बैठक में होंगे। दूसरा, आप बैठक से ठीक पहले जब अगर हम बात करें उदयनिधि स्टालिन की, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया सनातन को लेकर के, उसके बाद INDIA गठबंधन को लगातार घेरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसके अलावा हिंदू संगठन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या स्टैंड होगा? क्योंकि आज जब तमाम विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो जब पहुंचेंगे दिल्ली तो उनके सामने सबसे पहला सवाल यही होगा कि अब तक जो छवि खराब हुई है, सनातन का जिक्र भी होगा जरूर गौरव, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है वो लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी निशाना साध रहा है कि अपने बेटे पर आप बयान क्यों नहीं देते हैं। बहुत शुक्रिया गौरव हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी तरफ आज बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा की अहम बैठक होगी। ये बैठक बेहद खास होगी, सेवा सप्ताह को लेकर के बैठक होने वाली है। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी बैठक का हिस्सा होंगे। विधानसभा और लोकसभा चुनावों को लेकर के विस्तार से चर्चा होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को बीजेपी सेवा सप्ताह के तौर पर मनाती है और ऐसे में JP नड्डा की अहम बैठक, जिसमें सेवा सप्ताह को लेकर बैठक होगी और इसमें प्रदेश प्रभारी, जिला प्रभारी दोनों मौजूद होंगे। सह प्रभारी बैठक में हिस्सा लेंगे। देखिए, सेवा परमो धर्मा, ये लगातार बीजेपी का एक मंत्र रहा है और यही वजह है कि बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाती है। अब उसमें कार्यक्रमों की श्रृंखला क्या रहे, जिसका इम्पैक्ट 2024 और 23 के चुनावों में भी बना रहे, इस पर भी विशेष फोकस रहने वाला है। आज मध्य प्रदेश जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ फायरब्रांड नेता हैं, किसी को पता नहीं है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उज्जैन और इंदौर का रुख करेंगे योगी आदित्यनाथ। महाकाल की पूजा करेंगे, बाबा महाकाल के दर पर रहेंगे, कार्यक्रम में शरीक होंगे। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते भी नजर आएंगे। श्रीनाथ मंदिर में ध्वज स्तंभ का लोकार्पण करेंगे।
तो वहीं अयोध्या से इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। चंपत राय ने एक्स पर जारी की एक तस्वीर, प्राचीन मंदिर के अवशेष की यह तस्वीर है। खुदाई के दौरान प्राप्त हुए थे अवशेष। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने राम जन्मभूमि की खुदाई से प्राप्त प्राचीन मंदिर के अवशेष की फोटो जारी की है। काली कसौटी के पत्थर, प्राचीन मूर्तियों के अवशेष, प्राचीन मंदिर के स्तंभ, शिवलिंग के अवशेष, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के दौरान खुदाई में ये तमाम अवशेष प्राप्त हुए हैं। चंपत राय ने अपने एक्स अकाउंट पर ये तस्वीरें साझा की हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खुदाई के दौरान मिली हैं। शिवलिंग के अवशेष मिले हैं, पौराणिक स्तंभ के अवशेष मिले हैं, मूर्तियों के अवशेष बताए जा रहे हैं। तो बेहद अहम हो जाती हैं तस्वीरें। देखिए, जिस दौरान अयोध्या का मामला कोर्ट में चल रहा था, खुदाई तो नहीं हुई थी क्षेत्र की, लेकिन लगातार जरा जरूर चलती रही थी कि जिस प्रांगण का जिक्र हो रहा है वो प्रांगण असल में अयोध्या में रामलला का जन्मस्थल है या नहीं। लेकिन खुदाई के दौरान ये जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, मूर्तियां सामने आ रही हैं, अवशेष सामने आ रहे हैं, ये अवशेष अपने आप में बहुत सी कहानी बयां कर रहे हैं, जो कहानी आज तक नहीं कही गई।